लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले तमाम राजनीतिक दल इन जोड़गांठ करने में लग गए हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जिसके आधार पर केंद्र की राजनीति में यदि सहयोगी दल के रूप में शामिल होना हो तो इसका बड़ा सियासी फायदा उठाया जाए। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर एनडीए गठबंधन में उठापटक का माहौल चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी पासवान के नेता चिराग पासवान ने यहां पिछले दिनों बिहार में बगावती सुर अपनाने का मूड बना लिया। जिस तरीके से पटना में जन विश्वास रैली हुई, उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को ये ऑफर दिया गया कि हम आपको 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़वा सकते हैं। यहाँ पर चिराग पासवान ने मौका देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे को आंख दिखाना शुरू कर दी। इसके बाद आज जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव में वहां पर सहमति बनती हुई नजर आई। ऐसे में क्या चिराग पासवान अब बिहार की सत्ता में बड़े चेहरे के रूप में सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ है। अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। अमन जी, जिस तरीके से चिराग पासवान ने दबाव बनाया बीजेपी के ऊपर और 4 सीटों पर सहमति आज बन गई है, क्या यहाँ पर बिहार में अब जो तमाम राजनीतिक छोटे दल हैं वो भी इस तरीके से मुखर अपनी आवाज को कर सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो यहाँ पे लगातार चिराग पासवान के जो सुर थे वो पहले से बदले हुए नजर आ रहे थे। जब तेजस्वी जन विश्वास यात्रा कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि बहुत बढ़िया है, बिहार में घूमना चाहिए। इसके अलावा भी जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको जो आपके मुताबिक सीटें नहीं मिली तो फिर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई विकल्प खुले हुए हैं और तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। और अब जबकि बीजेपी को लगा कि अगर 10 सीटों का जो ऑफर इंडी गठबंधन से उनको मिला है तो ऐसा ना हो कहीं चिराग पासवान उस खेमे में पहुंच जाए और बीजेपी को यहाँ पर एक झटका लगता हुआ नजर आए। इसीलिए आज उनकी मुलाकात होती है जेपी नड्डा से, जो अध्यक्ष है बीजेपी के। और मुलाकात के बाद जो खबर सामने आती है वो ये आती है कि 4 सीटों पर चिराग पासवान को चुनाव लड़ाने का मौका बीजेपी दे रही है। इसमें से महत्वपूर्ण सीट जो है हाजीपुर, वो भी उनके कह सकते हैं हिस्से में आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि पशुपति पारस जो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि भाई पहले सीट शेयरिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो अब उनके हिस्से में जो खबरें हैं ये है कि उनके हिस्से महज 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दिनेश जी, आप मानकर चलिए कि जो खुद 4 से 5 सांसद उनके हैं और उनको 1 सीट दी जाए तो जाहिर बात है कि यहाँ पर एक बड़ी बगावत होती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा आप मांझी का जिक्र कर सकते हैं, जो ये कहते रहे कि भाई हमारे 4 एमएलए, उसके बावजूद आपने हमें 1 मंत्री बनाया, कम से कम 2 बनाने चाहिए थे। पहले उन्होंने ये बात की। अब जिस तरह से उनके हिस्से 1 सीट आई है तो मुझे लगता है दिनेश जी वो भी एक बड़ी बगावत यहाँ पे कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से भी 1 सीट आती है, मुकेश सहनी के हिस्से भी 1 सीट आती है। तो यहाँ पर जो बीजेपी ने सीट का जो कॉम्बिनेशन किया है वो छोटे दलों के साथ में कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुई है उसको तुरंत 16 सीटें देना, यानी जो चिराग पासवान ने पहले कहा था कि अगर जेडीयू नहीं भी आती तो भी शायद हम चुनाव जीत जाते, 40 सीटें हमारे हाथ में आती, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार को जो है गठबंधन में लाने का क्या मतलब था। अब जबकि नीतीश कुमार को जो 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार फिर बड़ी बगावत होती हुई नजर आई, क्योंकि मांझी ने साफ तौर पर यह कहा था कि पहली बार मुख्यमंत्री मैं आपकी वजह से बना, अब जो मुख्यमंत्री आप बने वो मेरी वजह से बने हो, तो हिसाब बराबर। तो क्या यहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि फैसला मांझी करते हुए नजर आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा करते हुए नजर आएंगे, क्या पशुपति पारस भी कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान यहाँ पे करेंगे? तो फिलहाल बिहार की जो राजनीति है, खासकर एनडीए कुनबे की उलझी हुई सी नजर आती है। जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसका होगा उस समय इन पार्टियों का रुख क्या होगा दिनेश जी, ये देखना मेरे ख्याल से सबसे अहम होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर ये रुख देखना अहम रहने वाला है। लेकिन अमन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर पार्टी दिखाई देती है बिहार में कि छोटे दलों के दबाव बनाने के आधार पर भी सीट सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाए, या फिर उनको साथ रखना क्या राजनीतिक मजबूरी नजर आती है? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि 2019 की अगर आप बात करें दिनेश जी, तो वहां पर 17 सीटों पर जेडीयू, 17 पे बीजेपी और 6 पे जो उस समय की लोक जनशक्ति पार्टी 1 थी वो लड़ते हुए नजर आए। लेकिन इस बार माहौल कुछ दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ में मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, और जो एलजेपी पहले 1 थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल
जरूर थी। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि आखिर बीजेपी अपने आप को इतना बेबस क्यों दिखा रही, क्योंकि 16 सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ेगी तो 16 पे ही अगर जेडीयू लड़ेगी तो दोनों बराबर की कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्टियां बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो विधानसभा में सबसे अधिक सीटें इस समय बीजेपी के पास नजर आती हैं। तो क्या बीजेपी अपने साख बचाने के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए इस तरह का सैक्रिफाइस करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि जब सीएम बनने की बारी आई तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को स्वीकार कर लिया, जबकि उनके जो मौजूदा सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो ये बीजेपी की चाहत रहती है हमेशा किसी भी तरह से सत्ता में बना रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे जो है सत्ता हासिल करनी चाहिए। और यहाँ पर जो जेडीयू के साथ में समझौता किया, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी ने अपने आप को कहीं ना कहीं एक डाउन पोजीशन में लेकर आया है, जो उनके लिए आने वाले दिनों के लिहाज से ठीक नहीं है। क्योंकि अभी यूपी में भी हो सकता है कुछ बड़ा खेल यहाँ पे होता हुआ नजर आए। तो अनुप्रिया पटेल भी ये बात कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई उन्हें जो 2 सीटें मिलनी चाहिए वो उनके मुताबिक मिलनी चाहिए। राजभर भी कहते हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को गठबंधन संभालना इस बार मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो जैसा हमने देखा हाल ही में हरियाणा में जेजेपी अलग हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी के दबाव में आकर पार्टियां उन्हीं के साथ खड़ी होंगी, बल्कि ऐसा होगा कि अगर बीजेपी ने ज्यादा दबाव बनाया तो वो उनसे अलग भी हो सकती है। ललन सिंह की क्या भूमिका देखते हैं अमन जी आप? क्योंकि ललन सिंह पिछले वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो अकेले मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार साथ नहीं आते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ललन सिंह को आप कहां पर खड़ा देखते हैं? क्योंकि वरिष्ठ नेता है और जिस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जेडीयू से इस्तीफा दिया था, उस वक्त 20 से 22 विधायक जो थे उनके खेमे में नजर आ रहे थे। तो क्या ललन भी यहाँ पर नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, ललन सिंह छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है, अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के। जिस तरह से उनको हटाया गया उसको लेकर भी सवाल उठे। अब मुंगेर की जो उनकी सीट है उसको लेकर भी बात हो रही है कि भाई वहां से नीलम देवी को चुनाव लड़ाया जाएगा, जो कह सकते हैं बाहुबली की पत्नी है। और ऐसे में यही बात कही जा रही है कि क्या नीलम देवी के लिए मुंगेर से अब ललन सिंह का टिकट काटा जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा बवाल जेडीयू के अंदर भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुंगेर से अगर ललन सिंह नहीं लड़ते हैं तो फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और साथ में क्या बीजेपी ने एक विकल्प के तौर पर जिस तरह से मुलाकात हुई थी बीते दिनों, क्या वहां पर इसलिए मुलाकात की थी ताकि कोई भी अगर कह सकते हैं घटनाक्रम बदले तो वहां पर ललन सिंह को वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके? क्योंकि देखिए, कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई सियासी जो कह सकते हैं महत्वाकांक्षा जरूर होती है। और यहाँ पर क्या ललन सिंह बीजेपी की वो महत्वाकांक्षा पूरी करते हुए नजर आएंगे? तो फिलहाल अगर बीजेपी के लिहाज से भी देखा जाए बिहार की राजनीति को, तो मेरे ख्याल से बीजेपी इस समय काफी दबाव में महसूस कर रही है, क्योंकि जिस कह सकते हैं चिराग पासवान की पार्टी के पास महज एक सांसद है जो खुद चिराग पासवान है, उनकी पार्टी को 4 सीटें देने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी खुद के ऊपर जो है इस समय बिहार के अंदर दबाव महसूस कर रही है। तो आने वाले दिनों में क्या बीजेपी के साथ में जो सहयोगी दल है क्या और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, और क्या बीजेपी की सीटें यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अगर मांझी ने एक के अलावा 2 सीटें मांग ली तो फिर क्या होगा, मुकेश सैनी भी 2 सीटों पर अड़ गए तो फिर क्या होगा? और सबसे बड़ी बात की पशुपति पारस अगर एक सीट पर नहीं माने फिर बीजेपी क्या करेगी? तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से बेबस नजर आती है। अब बीजेपी का आला कमान किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से इस गुत्थी को सुलझाएगा, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई बहुत जो है बेहतर पोजीशन में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव तक तमाम सहयोगी दलों के साथ किस तरीके से भारतीय जनता आगे बढ़ पाती है, और यहाँ पर आने वाले चुनाव से पहले क्या इन तमाम सहयोगी दलों को संतुष्ट कर पाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति हर दल में बनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।